देखो नॉन आइडियल सेल कैन ऑल्सो एक्ट एज, ये जो केस है इसको कहेंगे नॉन आइडियल सेल एक्टिंग एज सोर्स, है ना। V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। E क्या है? EMF। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर नॉन आइडियल सेल एक लोड की तरह से काम करने लग जाए, एक लोड की तरह से यदि काम करने लग जाए नॉन आइडियल सेल, तो क्या होगा भाई? तो उस केस में देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा। E EMF है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस केस में पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आएगा? P प्लस माइनस P माइनस will be equal to E plus I। उस कमरे की सफाई कर देना भाई, उस कमरे की कर देना, मैं पूजा करता हूँ। E प्लस माइनस P माइनस इक्वल टू E प्लस I, है ना। मतलब टर्मिनल वोल्टेज will be greater than the EMF। अरे सर ऐसा कैसे हो गया? टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा कैसे हो गया? देखो ये अपने आप आ जाएगा। कैसे? एक नॉन आइडियल सेल जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें से करंट आई जा रहा है, तो मेरे को पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल लिखना है। अब आप देखिए, जब आप यहां से यहां गए तो ई का ड्रॉप आ गया, और इधर से इधर गए तो आई आर का ड्रॉप और आ गया। पहले ई का ड्रॉप आया, फिर आई आर का ड्रॉप आया, तो टोटल ड्रॉप कितना आ गया? ई प्लस आई आर। तो इस वजह से क्या है, हम इस केस में V प्लस माइनस V माइनस को लिखते हैं E प्लस आई आर, यदि करंट ऐसा जा रहा है। अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा होता बच्चों कि ये सेल सोर्स की तरह से काम करता, तो क्या होता? इसको फिर से इक्विवेलेंट डायग्राम तो वैसा ही बनाते हैं इसका, एक आइडियल सेल और एक रेजिस्टेंस उसके साथ लगा देते हैं। अब के करंट ऐसे फ्लो हो रहा है।
अब देखो क्या होगा, जब आप सेल के अक्रॉस जाओगे तो ई का ड्रॉप आ जाएगा, लेकिन जब रेजिस्टर में जाओगे तो आई आर का गेन हो जाएगा। यहाँ पर ई का ड्रॉप, इधर आई आर का गेन, तो नेट ड्रॉप आ गया ई माइनस आई आर। तो यहाँ से यहाँ गए तो ई का ड्रॉप आया, लेकिन जब रेजिस्टर के अक्रॉस गए तो आई आर का गेन हो गया। तो V प्लस माइनस V माइनस की क्या वैल्यू हो गई, E माइनस आई। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हो। जैसे इस पॉइंट को A नाम दे दूं, इस वाले पॉइंट को B और इसको C, तो VA माइनस VB तो E के बराबर, VA माइनस VB तो E के बराबर। और अगर रेजिस्टर में देखें तो रेजिस्टर में तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो C हाई पोटेंशियल पे है, B लो पोटेंशियल पे है। तो अगर मुझे VB माइनस VC लिखना है, VB माइनस VC, तो क्योंकि B लो पोटेंशियल पे है और B को पहले लिख रहे हो तो वो माइनस आई आर के बराबर आ जाए। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, तो माइनस VB से प्लस VB कैंसिल हो जाएगा, VA माइनस VC की वैल्यू आ जाएगी E माइनस आई आर के। अगर यहाँ पर पहले वाले केस में इसी तरह से देखते हैं आप, ये A, ये B और ये वाला C, तो VA माइनस VB कितना आता है, A हाई पोटेंशियल पे B लो पोटेंशियल पे, तो VA माइनस VB E के बराबर आ जाता है। जब रजिस्टर में भी आप देखोगे तो करंट रजिस्टर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही फ्लो करता है, यानी B हाई पोटेंशियल पे है, C लो पोटेंशियल पे है, तो यहाँ भी VB माइनस VC ये आई आर के बराबर आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो VB से VB कैंसिल हो जाएगा, VA माइनस VC की वैल्यू E प्लस आई आर के बराबर है। देखो ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इस वाले पहले वाले केस में क्या हो रहा है, सेल सो लोड की तरह से काम कर रहा है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, सेल सोर्स की तरह से काम कर रहा है। सेल एज a source, तो टर्मिनल वोल्टेज इज E माइनस आई आर। Cell is acting as a load, तो terminal voltage is E plus IR। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बेटे, अभी समझ में आया क्या? लोड और सोर्स दोनों समझ में आया बच्चों? ओके। अच्छा देखो, हम ऐसा, अच्छा इसका भी कारण देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल
एनर्जी सप्लाई कैसे हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कैसे हो रही है ना, इसको भी समझ लेते हैं। और ये एक जनरल डिस्कशन होगा, किसी भी डिवाइस के लिए डिस्कशन होगा। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, इन एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, if current flows from high potential to low potential, then that device consumes electrical energy and is called as लोड। इसको क्या कहेंगे? लोड। जैसे रेजिस्टर हमेशा लोड ही होगा, रेजिस्टर विल ऑलवेज एक्ट एज अ लोड। क्यों ऐसा, क्यों? देखो समझो इस चीज को। ये मैं एक कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैंने मान लिया, ये डब्बा है, डब्बे के अंदर रजिस्टर भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। करंट फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है? हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है। अब आप देखिए, स्टेडी करंट अगर फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, जितना करंट यहाँ से एंटर करेगा उतना ही यहाँ से निकलेगा भी, क्योंकि कहीं पे चार्ज जमा तो होता नहीं। और आई आई करंट फ्लो हो रहा है मतलब दोनों जगह पर इलेक्ट्रॉन की कोई काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, या जो भी चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं उनकी एनर्जी में कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी में कोई, काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाई पोटेंशियल पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी, लो पोटेंशियल पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी? एक पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हाई पोटेंशियल पे ज्यादा है, लो पोटेंशियल पे कम है। तो वो क्या रहा है, व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू द डिवाइस, the electric potential energy of charge decreases. If current flows from high potential to low potential. This decrease in energy is consumed by the device. This decrease in electric energy is consumed by the device.
and energy consumed per unit time is called as power consumed. इसको क्या कहेंगे? पावर कंज्यूम्ड। और देखो, अगर टर्मिनल वोल्टेज V है and dq amount of charge flows through the device in dt time, then decrease in potential energy of charge equal to dq into V के बराबर आ जाए, and which will be same as energy consumed by device in dt time. तो इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम कितना आ जाएगा बेटा? dt टाइम में इतना एनर्जी कंज्यूम किया हुआ है, तो यूनिट टाइम में dq into v डिवाइडेड बाय dt ऐसा आ जाएगा। dq by dt को करंट लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी करंट इनटू वोल्टेज। इसको कहेंगे पावर, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, पावर इन वॉट, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय एनी डिवाइस का फॉर्मूला हो जाएगा I into V। I is current through the device, V is terminal voltage। I is current through the device, V is terminal voltage। ये बात समझ में आती है बच्चों?
हाँ बच्चों, नोट कर लिया क्या? ओके, एक मिनट एक मिनट। अगले पेज पे चले बच्चों। यस ओके, नो सर। देखो बच्चों, अब जैसे हमें पता है उसी तरह से एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस will supply electrical energy that is act as source if current flows through the device from low potential to high potential। जैसे ये हमारे पास कोई बॉक्स है ना, इसमें से करंट फ्लो करता है और फ्लो कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल से हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल। तो देखो, करंट की डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन। अब पॉजिटिव चार्ज अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएगा तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी ना, है ना? तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? इफ dq charge flows through the device in dt time, then increase in energy of that charge
will be equal to dq into v plus minus v minus, और v प्लस माइनस v माइनस को हम v बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये dq इंटू v ऐसा आ जाएगा, है ना। इसका मतलब एनर्जी सप्लाइड बाय, ये वो उसकी एनर्जी कैसे बढ़ी, डिवाइस ने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, उस पर कुछ एनर्जी सप्लाई करी होगी, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द डिवाइस इन dt टाइम, ये हो जाएगा dq इंटू v, यानी कि energy supplied by the device per unit time, ये कितना हो जाएगा dq by dt into v, या I into, है ना। ऐसी डिवाइस को हम कहेंगे सोर्स। इस तरह की जो डिवाइस होती है उसको क्या कहा जाता है, सच ए डिवाइस इज कॉल्ड एज अ सोर्स। शॉर्ट में सोर्स बोल देते हैं, वैसे क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और इस तरह की जो डिवाइस है इसको बोलते हैं लोड, लोड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, it consumes electrical energy, the other device supplies electrical energy, and the, इसको पावर बोलते हैं, पावर सप्लाई। ये जो I इंटू वी है ये क्या है, पावर सप्लाई। अगले पेज पे चले बच्चों। नोट कर लिया भाई सबने? नहीं सर, एक करो करो करो।
अगले पेज पे चलें भाई। Yes. देखिए, अच्छा, अब जैसे एक एक करके बात करते हैं, रेजिस्टर की बात करते हैं सबसे पहले। क्या रेजिस्टर कभी सोर्स की तरह से काम कर पाएगा? Resistor, it will always act as a load, है ना, as current will always flow in a resistor from high potential to low potential. ये बात समझ में आती है बच्चों? तो पावर कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला? इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम, ये हो जाएगा V इंटू आई। फिर व्हाट इज V? V is terminal voltage, and for a resistor V can also be written as IR। तो ये हो जाएगा IR इंटू आई, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? I स्क्वायर R, ठीक है। या इसको V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते थे। I could have written I as V by R for Ohm's law. Note that Ohm's law is applicable only for this conductor, right? So I square R and V square by R formula can only be used for a conductor. अच्छा, कंडक्टर इस पावर को कंज्यूम करके करता क्या है? बस गर्म ही हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है बस। तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय कंडक्टर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, thermal power generated in the in a conductor। का भी फॉर्मूला यही लगेगा, I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई। तो अगर आपको हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर या कंडक्टर इन टाइम t लिखना, तो वो कैसे लिखोगे? I स्क्वायर R, दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, dt से मल्टीप्लाई किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर कंडक्टर इन टाइम t हो जाएगा I स्क्वायर R dt। इंटीग्रल I स्क्वायर R dt, ये ऐसा आ गया। बात करते हैं बैटरी एज अ सोर्स।
battery as a source. तो बैटरी एज अ सोर्स क्या होगा? जब हमने लिख ही दिया है सोर्स है, तो इट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल पावर। सप्लाइज इलेक्ट्रिकल पावर मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा उसमें? ऑफ कोर्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इसका ईएमएफ की इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं। तो पावर सप्लाइड कैसे लिखेंगे बच्चों? पावर सप्लाइड होगा I इंटू वी, और V को लिख देंगे E माइनस आई आर। सोर्स की तरह से काम करता है तो टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर हो जाता है, तो ये हो जाएगा E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर। आज तो साफ ही नहीं होते कभी यार।
हाँ बच्चों, I actually disconnected हो गया था बेटा। तो No, sir. No, sir. हाँ बच्चों,
Am I audible now? Yes. Okay. ये वाला पेज तो नोट कर लिया था ना तुम लोगों ने? सर वो बैटरी में राइट साइड में हाई पोटेंशियल है कहाँ पे भाई? सर, बैटरी में। अरे हाँ, यस, ये मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया है। ये एक्चुअल में ऐसा होगा, इधर माइनस ये लो पोटेंशियल और इधर हाई। हाँ बच्चों, ये चीज ध्यान से कर लेना। बैटरी में हमेशा जहां पर छोटी लाइन बनी हुई होती है वो लो पोटेंशियल, और जहां पर बड़ी लाइन बनी हुई होती है वो हाई पोटेंशियल, है ना। अब बात करते हैं बैटरी एज। देखो इसमें हो क्या रहा है, अपन इन दोनों टर्म्स को अलग अलग समझते हैं, है ना। तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी का जो फॉर्मूला अपने पास आया है वो आया है E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर, है ना। देखो देखो, E क्या होता है? E होता है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। E होता है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज when it flows from low potential to high potential terminal of the battery। ठीक है, तो इन यूनिट टाइम या dt टाइम में लिखो, इन dt टाइम if dq charge flows through the battery, then work done by battery force, ये कितना आएगा? dq into E implies work done by battery force पर यूनिट टाइम अगर लिखना है तो वो हो जाएगा dq इंटू ई डिवाइडेड बाई dt, तो वो हो जाएगा E इंटू आई। तो ये जो E इंटू आई वाली टर्म है ना, वो क्या बता रहा है? इट इज वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट टाइम या पावर सप्लाइड बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट टाइम। इसको हम लिख सकते हैं पावर सप्लाइड बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट, या इसको एक टर्म और बोलते हैं, इट इज केमिकल एनर्जी
chemical energy consumed in the cell per unit time. ये E इंटू आई इतना हो जाएगा बच्चों। ये बात समझ में आती सबको? और ये आई स्क्वायर आर क्या है? देखो, ये आर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर क्या है? ये आई स्क्वायर आर इज I square R is heat produced per unit time inside the cell. Heat produced per unit time inside the cell. सेल के अंदर ही हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम आई स्क्वायर आर होगा बच्चों। Heat produced per unit time inside the cell is I square. तो ओवरऑल अगर अपन इसको समझें तो हो क्या रहा है? बैटरी की केमिकल एनर्जी E इंटू आई रेट से कम हो रही है। बैटरी की एनर्जी E इंटू आई रेट से कम हो रही है, लेकिन वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल पावर टू द एक्सटर्नल सर्किट को नहीं मिल पा रही है। बैटरी वो पूरी की पूरी बाहर सप्लाई नहीं कर पा रही है, उसमें से आई स्क्वायर आर बैटरी के अंदर ही लॉस हो जा रहा है हीट एनर्जी की फॉर्म में। आई स्क्वायर आर जो है वो बैटरी के अंदर ही लॉस हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये नोट किया बच्चों सबने? अगले पेज पे चलें क्या? यस सर। ओके। है ना? अच्छा, when cell acts as a when cell acts as a load, when cell acts as a load, जब सेल लोड की तरह से काम करेगा तब क्या होगा बच्चों? देखो, ये सेल E इसका ईएमएफ है, R इसका
इंटरनल रेजिस्टेंस है, लोड की तरह से काम कर रहा है, मतलब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट, हाई करंट मान लेते हैं फ्लो होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम, फॉर्मूला उसका V इंटू आई होता है, लेकिन लोड की तरह से काम करता है तो टर्मिनल वोल्टेज को E प्लस आई आर लिखते हैं, इंटू आई हो जाता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी E इंटू आई प्लस आई स्क्वायर आर, ये इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम इतनी आ जाएगी, है ना। अब देखो इस केस में क्या है, बैटरी फोर्स वर्क नहीं कर रहा, बैटरी फोर्स का वर्क तो नेगेटिव है, बैटरी फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। रिमेंबर डायरेक्शन ऑफ बैटरी फोर्स तो ऐसी होती है ऑन ए पॉजिटिव चार्ज, और बैटरी फोर्स अभी मूव, बैटरी फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता है ऑन ए पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज अभी जा रहा है कैसे, इस डायरेक्शन, बैटरी फोर्स ऐसे लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, तो बैटरी फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है ना। देखो प्रैक्टिकली ऐसा कब होता है, जब हम हमारे मोबाइल की बैटरी को चार्ज हो रहे होते हैं तो ऐसा हो रहा होता है, दिस हैपेंस ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ मोबाइल बैटरी या चार्जिंग ऑफ एनी अदर रिचार्जेबल सेल, है ना। ना ऑफ कोर्स एवरी सेल इज नॉट रिचार्जेबल, उसके लिए हमें कुछ एडिशनल अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करके वापस केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अब ध्यान दो कि ये पावर कोई ना कोई और सेल सप्लाई कर रहा होगा, है ना, इसको इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय द सेल भी बोल सकता हूं, या इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड टू द सेल भी बोल सकता हूं। E इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, कौन सप्लाई कर रहा होगा, कोई और होगा सर्किट में, जैसे जब अपन अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं पावर बैंक से चार्ज करते हैं तो पावर बैंक सप्लाई करता है, नॉर्मल अपन अपने चार्जर को मेंस सप्लाई में लगा के करते हैं, तो वो मेंस की जो सप्लाई होती है जिससे अपने बिजली का बिल आता है वो सेल को एनर्जी सप्लाई कर रही होती है ना। हाँ बच्चों, हाँ ना बोलते रहो यार कुछ, यस सर नो सर बोलते रहो, तुम्हें तो Yes, कुछ sir. समझ, ओके ओके गुड वेरी गुड, तो वो सेल को इतनी पावर सप्लाई कर रहा है ना, इतनी पावर सेल को वो सप्लाई कर रहा है। अब बात क्या है कि सेल में एनर्जी देखो, जो जितना ये जो आई स्क्वायर आर है ना, ये तो दोबारा हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेल स्टोर नहीं कर पाएगा, स्टोर तो सिर्फ इतना ही कर पाएगा। अगर हम लिखें रेट ऑफ थर्मल एनर्जी, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेल, वो आई स्क्वायर आर ही रहेगा, एंड रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल, वो E इंटू आई के बराबर है। रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल कितना आ जाएगा, E इंटू आई के बराबर है। रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल विल बी E इंटू आई। मतलब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा,
ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी E इंटू आई प्लस आई स्क्वायर आर, उसका E इंटू आई हिस्सा ही स्टोर हो पाएगा, आई स्क्वायर आर फिर से डिसिपेट हो जाएगा, है ना। और कोई भी जो सर्किट बनाया जाता है उसमें क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाई। देखो कैसे, मान लो हमने कहा जाए कि ये एक रेजिस्टर है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है इसका, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, उस सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब इन एवरी सर्किट देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सोर्स तो होना ही चाहिए उसमें। अब इस केस में रेजिस्टर तो कभी भी सोर्स की तरह से काम कर नहीं सकता, तो बैटरी ही सोर्स की तरह से काम करेगी। तो क्या होगा, तो बैटरी ही क्या होगा, सोर्स की तरह से काम करेगी। तो बैटरी मान लो आई करंट सप्लाई कर रही है, यहाँ पर करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टर में तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। ये जो इधर दिखाए हुए हैं ये सब क्या हैं, दीज आर ऑल कनेक्टिंग वायर्स, आइडियल वायर्स हैं ये, मतलब इनका रेजिस्टेंस जीरो होता है, इनमें से कोई करंट भी फ्लो करे तो इनमें कोई ड्रॉप नहीं होता, है ना। एक प्लेन लाइन सेगमेंट का मतलब होता है आइडियल वायर, प्लेन लाइन सेगमेंट का मतलब होता है आइडियल वायर। even when no current flows through that wire even when current flows through that wire, no potential drop occurs in that। तो अगर मैं इस पॉइंट को x पोटेंशियल बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, तो यहाँ भी y और x ही रहेगा। अच्छा, जब बैटरी सोर्स की तरफ, इसका मतलब क्या है, जो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का है वही टर्मिनल वोल्टेज रेजिस्टर के लिए भी है। दैट मीन्स बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस करेंगे तो E माइनस आई आर ऐसा है, और रेजिस्टर का टर्मिनल वोल्टेज तो I इंटू कैपिटल आर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा E इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी करंट की क्या वैल्यू आएगी, E अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। ऐसी करंट की वैल्यू इसमें, ये बात समझ में आती है बच्चों। Yes. हेलो हेलो, एक्स्ट्रा क्लास शाम को शिफ्ट हो गई है, शाम को। हाँ, अब इसमें देखो, हमसे कहा जाए कि पावर सप्लाई बाय सेल कितना हुआ, है ना। तो कैसे लिखेंगे, पावर सप्लाइड बाय सेल, वो V इंटू आई लिखोगे ना, और पावर कंज्यूम्ड बाय कैपिटल आर, इसको भी V इंटू आई लिखेंगे। और क्या दोनों V बराबर हैं क्या बच्चे, Yes, sir.
ये दोनों V बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, जितना सेल पावर सप्लाई कर रहा है उतना रेजिस्टर कंज्यूम कर रहा है ना। इसको आप कैसे लिखोगे, E माइनस आई आर इंटू आई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस आई की वैल्यू रख दें E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, और आई को लिख दें यहाँ भी E अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ से E कॉमन आ गया, आर प्लस आर माइनस आर अपॉन आर प्लस आर, और ये हो गया E अपॉन आर प्लस आर। तो ये आ गया E अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो गया, ये पावर सप्लाइड बाय सेल हो गया। और पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर लिखोगे तो V इंटू आई लिख सकते हो, या इसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। आई हो जाएगा E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ये ऐसा, ये दोनों बराबर आने ही। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्लॉज होता है, क्या वो होता है, मैक्सिमम पॉसिबल पावर सप्लाइड बाय a cell of fixed EMF and internal resistance। एक सेल है, उसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है, वो कितनी मैक्सिमम पावर सप्लाई कर सकता है, इसकी बात अपन करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे भाई इसको, देखो पावर सप्लाई का एक्सप्रेशन है E स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2R आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाई आर प्लस 2R। अब इसमें से E फिक्स्ड है और स्मॉल r भी फिक्स्ड है, तो न्यूमरेटर तो फिक्स है, डिनोमिनेटर ही वेरी कर रहा है ना। तो फॉर P मैक्स मैं डिनोमिनेटर को मिनिमम बना दूं। मिनिमम बनाने के लिए d बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर बाई आर प्लस 2R बराबर 0 के हो जाना चाहिए, है ना। d बाई डी ऑफ कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में वेरिएबल, तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दूसरी टर्म का 1, तीसरी का 0। तो यानी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या उल्टा लिखना चाहिए हमें, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल, है ना। एक और ये जो P मैक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कैपिटल R को जब स्मॉल r के बराबर रख दोगे तो P मैक्स की वैल्यू आएगी E स्क्वायर बाई 4R। P मैक्स की वैल्यू आएगी E स्क्वायर बाई 4R,
और ये कब आएगा? व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे? अ सेल of EMF E and internal resistance R can supply a maximum power of E square by 4R when external resistor is equal to internal resistor। जैसे हमसे कहा जाए कि ये 10 वोल्ट और 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का एक सेल है, कैपिटल आर को कितना रखें? फाइंड कैपिटल आर so that cell supplies maximum power। And also find the maximum power। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल सा आंसर है, कैपिटल आर 2 ओम होना चाहिए और मैक्सिमम पावर हो जाएगी E स्क्वायर बाई 4R, दैट इज 10 का स्क्वायर बाई 4 into 2, 12.5 वोल्ट। अब देखो इसी को क्या है, थोड़ा सा इस तरह से घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है ना। मान लो हमसे कह दिया जाए ये 10 वोल्ट है और ये 2 ओम का रेजिस्टर है, एक 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपिटल आर लगा हुआ है। हमसे पूछा जाए फाइंड कैपिटल आर so that it consumes maximum power। तो इस केस में ध्यान दो बच्चों, हमें सेल की पावर सप्लाई मैक्सिमम नहीं करनी, हमें कैपिटल आर की कंज्यूम पावर को मैक्सिमम करनी है। अगर सेल की पावर को मैक्सिमम करना होता, पावर सप्लाई बाय सेल, तो R प्लस 1 को 2 कर देता, तो R की वैल्यू 1 आ जाती है ना। अभी क्या करेंगे, देखो सेल जो पावर सप्लाई करेगा उसमें से 1 ओम रेजिस्टर में भी लॉस हो जाएगा और फिर वो बच करके कैपिटल आर को मिलेगा। तो हम इसको इक्विवेलेंटली ऐसा मान सकते हैं कि मेरे पास एक 10 वोल्ट और 3 ओम का सेल और ये कनेक्टेड है कैपिटल आर के अक्रॉस। भाई 1 ओम सेल के बाहर लगाओ अंदर लगाओ, पावर तो वो सेम ही कंज्यूम करने वाला, मैंने उसको भी सेल के अंदर मान दिया। अब कैपिटल आर के द्वारा मैक्सिमम पावर कंज्यूम पता लगाओ,
या ये जो नया सेल तैयार हुआ है इसके द्वारा मैक्सिमम पावर सप्लाई पता लगाओ, एक ही बात है। तो इस केस में इसको मैक्सिमाइज करने के लिए कैपिटल आर को हमें कितना रखना पड़ेगा, आपका आंसर हो जाएगा कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू 3। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अच्छा, एक और इसमें सवाल घुमा के पूछते हैं। देखो, मान लो हमें कहा जाए कि ये एक सेल है, उसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और एक 5 ओम का रजिस्टर से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ। हमें पता करना है फाइंड स्मॉल आर so that power supplied by cell is maximum. कैसे पता करेंगे भाई? Differentiating with respect to small r. नहीं, देखो ऐसा ऐसा करने की जरूरत नहीं। पहली बात तो स्मॉल आर को 5 के बराबर नहीं रख देना है हमको, है ना। वो हम तब करते जबकि स्मॉल आर फिक्स्ड होता है और हम वेरी किसको कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं कैपिटल आर को। यहाँ पे तो स्मॉल आर खुद ही वेरिएबल है। तो हम ऐसा करते हैं कि पावर सप्लाइड बाय सेल का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, है ना। पावर सप्लाइड बाय सेल क्या ये पावर कंज्यूम्ड बाय कैप 5 ओम के बराबर होगा क्या? और उसको आई स्क्वायर इंटू 5 ओम ऐसा लिख दूंगा। आई को लिख दूंगा ई अपॉन आर प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू 5। अब आप इस एक्सप्रेशन को जरा एनालाइज करो। इफ यू एनालाइज दिस एक्सप्रेशन, आर न्यूमरेटर में तो आ ही नहीं रहा, स्मॉल आर तो सिर्फ डेनोमिनेटर में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, फॉर पी टू बी मैक्सिमम स्मॉल आर शुड बी मिनिमम। दिस implies स्मॉल आर शुड बी 0। देखो, जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की चॉइस दी जा रही है तो उसको 0 कर दो ना भैया। When you are given a choice of internal resistance, उसको 0 करना ही बेस्ट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर 0 हो जाएगा और पावर मैक्सिमम की क्या वैल्यू हो जाएगी,
अगर स्मॉल आर 0 हो गया तो करंट 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो I स्क्वायर इंटू आर कर दो आप, तो 10/5 का होल स्क्वायर इंटू 5, दैट इज 20 वाट का। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों से? देखो ये जो एक्सप्रेशन अपने पास बना है, और वो एक्सप्रेशन जिससे हम स्मॉल आर को कैपिटल आर लेके आए थे, वो दोनों अलग अलग हैं। देखो जरा उस एक्सप्रेशन को मैं दिखाता हूँ, ये वाले एक्सप्रेशन को समझो। इसमें स्मॉल आर फिक्स था, ई भी फिक्स था, वेरिएबल था कैपिटल आर। अब कैपिटल आर न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो इसका कोई ऑब्वियस आंसर नहीं हो सकता था। इसको डिफरेंशिएट करके, ऐसे कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करके ही लेके आए थे। जबकि ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी लिखा है, इसमें स्मॉल आर वेरिएबल है और वो सिर्फ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ओवरऑल मैक्सिमाइज करने के लिए आप डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दो। तो स्मॉल आर को हमने कितना रख दिया, इस वजह से सीधे 0 ही। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ बच्चों, सुन रहे हैं ना? यस सर। ओके, ठीक है बच्चों, तो बाकी फिर हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आप होमवर्क के लिए सेक्शन ABC शीट का कर सकते हो। सर आज टेस्ट में डी आएगा। आज D तक है क्या? हाँ सर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अच्छा, अरे तो डी डी भी पढ़ा देता हूँ। अच्छा ऐसा तो देखो क्या है। देखो बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वैसे बेसिक तो उसका बता ही देता हूँ मैं तुमको। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो मेनली दो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐसे एक लाइन में लगा होना तो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होना है, करंट सब में सेम फ्लो होना चाहिए। करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स मस्ट बी सेम। सारे रेजिस्टर में से करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा। जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3, R4, R4, सब में से सेम करंट, अब सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ड्रॉप कितना आ रहा है? R1 के अक्रॉस ड्रॉप आएगा IR1, R2 के अक्रॉस ड्रॉप आएगा IR2, R3 के अक्रॉस ड्रॉप आएगा IR3। तो जो टोटल ड्रॉप आ जाएगा ना, टोटल ड्रॉप हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 अप टू IRN। तो इसको हम लिखेंगे IR1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन सारे रेजिस्टर्स को हटा करके एक रेजिस्टर लगाते हैं। इन सारे रेजिस्टर्स को हटा करके एक रेजिस्टर लगा दो जो कि इतना है।
तो और सेम टर्मिनल के अक्रॉस लगा दो, तो जितना ये सब मिलकर के करंट ड्रॉ कर रहे हैं उतना वो अकेला करंट ड्रॉ कर देगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टर सेम टर्मिनल्स के बीच में लगे हुए होते हैं। और हम चाहते हैं जैसे ये कोई प्लस माइनस बी टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज सेम आ रहा है, तो करंट कितना आएगा, टर्मिनल वोल्टेज बाई R1, टर्मिनल वोल्टेज बाई R2, टर्मिनल वोल्टेज बाई R3, ऐसा ऐसा। तो जो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। Now I want to replace all the resistors by a single resistor so that it also draws the same current. तो क्या हो जाएगा, I को V बाई R इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। अब जैसे मान लो कोई सर्किट हमें दिया गया है, मान लो ये रजिस्टर है 1 ओम का, ये है 2 ओम का, ये है 6 ओम का, ये है 1 ओम का, ये है 3 ओम का, ये है 12 वोल्ट की बैटरी। हमको पूछ रहे फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो कैसे पता करेंगे, देखना चालू करो सीरीज पैरेलल में कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं। सो इफ यू लुक एट दीज टू रेजिस्टर्स, if some current flows through 1 ohm resistor, that same current will go through the 2 ohm resistor also, और कहीं जाने का जगह ही नहीं है उसको। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऊपर वाले दोनों रेजिस्टर्स जो हैं ये सीरीज में, तो इनको हम कैसे बना सकते हैं, 1 ओम और 2 ओम को सीरीज में लगा सकते हो, और इन टर्मिनल्स के अक्रॉस एक लगा देंगे अपन 3 ओम का। तो ये जो 6 ओम का रजिस्टर है इसको तो आप एज इट इज रखो, और इनके अक्रॉस एक 3 ओम का रजिस्टर और लगा दो। सर्किट ऐसा बन जाएगा। नाउ लुक एट दिस 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टर्स, ये सेम टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है। 3 ओम जिनके बीच में कनेक्टेड है उन्हीं के बीच में 6 ओम भी कनेक्टेड है। तो 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, तो इनकी जगह मैं एक से रिप्लेस कर दूं, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6, 1 बाई आर बराबर आ जाएगा 1 बाई 2 के, आर की वैल्यू 2 ओम आ जाएगी। इन दोनों को एक रेजिस्टर 2 ओम से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये फर्दर इट विल रिड्यूस टू दिस।
ये 12 वोल्ट का बैटरी, 1 ओम, 2 ओम। अब ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट की बैटरी, तो करंट आ जाएगा 12/6 यानी 2 एम्पियर का करंट। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? देखो कई बार क्या है, इतना ऑब्वियस नहीं होता कि सीरीज है या पैरेलल है पता लगाना। जैसे कि ये ईएमएफ की बैटरी, पूछा जा रहा है फाइंड करंट सप्लाइड बाय द। अब देखो ध्यान दो बच्चों के, आप ना ये वाले टर्मिनल को x मान लो, इसको y मान लो। अब ये अगर y है तो यहाँ तक पूरा y चला जा रहा, ये x है तो यहाँ तक पूरा x चला जा रहा, और ये y है तो ये पूरा y चला जा रहा। जहां जहां आइडियल वायर जा रहा है वो सब पॉइंट सेम पोटेंशियल पे रहेंगे आइडियल वायर। तो देखो ये जो नेगेटिव टर्मिनल से आइडियल वायर निकला वो यो होता होता यहाँ तक, होता होता यहाँ तक पहुंच गया, ये पूरा इस सारे पॉइंट का पोटेंशियल वो एक्स कर देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल से जो आइडियल वायर निकला वो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल वाई कर देंगे। हेलो जी सर, जी सर। सर मैं पहले से ले रहा था। हाँ 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 हाँ। अच्छा क्यों, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है सर, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 5 से ले लेंगे हम। है ना बेटे? अब देखो ये लग तो एक लाइन में रहे थे लेकिन इनमें से सेम करंट तो नहीं जाएगा। क्यों? इधर से जो करंट जाएगा वो थोड़ा यहाँ बढ़ जाएगा तो बचा हुआ ही यहाँ पे जाता है। सिमिलरली यहाँ से जो करंट जाएगा ऊपर से आ सकता है तो इन दोनों से मिलके यहाँ जाएगा, तो सेम करंट तो फ्लो नहीं ही हो रहा। इसका मतलब सीरीज में तो नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो पैरेलल में है, ये आर एक्स और वाई के बीच में, ये वाला 2R भी एक्स और वाई के बीच में, ये 3R भी एक्स और वाई के बीच में, बैटरी भी एक्स और वाई के बीच में। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, ये बैटरी एक्स और वाई के बीच में है और ये तीनों रेजिस्टर भी एक्स और वाई के बीच में लगे हुए हैं।
रेजिस्टर को आप उठा करके कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। सर्किट में ड्राइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए। इस 3R रेजिस्टर के एक एंड पे एक्स पोटेंशियल था, दूसरे पे वाई था। 2R के एक पे एक्स, दूसरे पे वाई, R के एक पे एक्स, दूसरे पे वाई। जब मैंने इस सर्किट को ऐसे बना दिया तो ये सेम रहा, ठीक है। तो जो करंट फ्लो होगा वो इस रेजिस्टर में से फ्लो होगा E बाई आर, इसमें से फ्लो होगा E बाई 2R, इसमें से फ्लो होगा E बाई 2। मतलब ये पैरेलल में हो जाएंगे और 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 3R के, यानी टोटल हो जाएगा ये 6R 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 6R बाई 11। तो करंट पता करना है तो E डिवाइडेड बाई 6R बाई 11, यानी 11E बाई 6R, ऐसा करंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया इससे लग गया होगा। बाकी हम इसको अगली क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी मैं आपको ये नोट्स भेज देता हूँ। एक्सपोर्ट दिस पेज। अगली क्लास में मिलते हैं।